नर्सिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन है जो एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी करते हैं इस नर्सिंग में आइदर एवरी पर्सन, इसमें पेरेंट्स भी आ सकते हैं, इसमें कोई भी आ सकते हैं, जिसका काम क्या होता है, इस एक्टिविटी का मकसद क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी यानी सेहतमंद एक्टिविटी करते हैं विच रिलेट टू प्रोमोट द हेल्थ, जो भी प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए वो काम कर सकते हैं। एम टू प्लेस द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल, मकसद क्या है, आपके हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स ही नहीं होते हैं, इसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, इसमें कौन कौन होते हैं, स्वीपर्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है दे आर इंटर रिलेट, वो इन्वायरमेंट को साफ़ रख सकते हैं। जब इन्वायरमेंट साफ़ होगा तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ होगा। इसके अलावा द पेशेंट इन द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन में हम लेके आ सकते हैं बाय व्हाट, बाय दिस काइंड ऑफ एक्शन। कौन सा एक्शन, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए जो कोशिशें हैं आपकी। पर्सन क्या है, पर्सन इज रिफर्ड एज अ पेशेंट, हम इसको पेशेंट भी कह सकते हैं, अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट की वजह से ही इसको बीमारी हो गई है। ये आइदर द एक्सटर्नल फैक्टर, इसमें एयर भी आ सकता है, इसमें पानी भी आ सकता है, इसमें पर्सन टू पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ जो कंटेक्ट है इसकी वजह से भी आ सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल कंपोज ऑफ बायोलॉजिकल इसमें आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स इसमें आ सकते हैं। सही है। ही हैज़ अ वाइटल रेपरेटिव पावर्स टू डील विद डिजीज़, क्या मतलब है, जो पेशेंट है उसका क्या कौन सा पावर है जो डिजीज़ के साथ क्या कर सकता है, डिजीज़ के साथ डीलिंग करता है, डिजीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। सही है, सही है। इसका इम्यूनिटी सिस्टम भी है, इसका क्या बोलते हैं कोपिंग मैकेनिज़्म भी है, जिसमें हाँ जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। सही है, जिसमें बर्दाश्त की वो क़ुव्वत होती है। रिकवरी इज़ विद इन द पर्सन पावर एज लॉन्ग ए सेफ इन्वायरमेंट फॉर हीलिंग एग्जिस्ट। बोले अगर आप सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो, अच्छा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो, तो इसका आउटकम क्या होगा, हेल्दी होगा। तीसरा, ये हमारे पास 4 पैराडाइम्स हमने पढ़ लिए। 1 क्या था हमारे पास, नर्सिंग। दूसरा कौन सा था, पर्सन, जिसमें तीसरा हमारे पास क्या, हेल्थ है, डिजीज़। हेल्थ इज़ नॉट ओनली टू बी वेल, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि तो आप सही हो, अकॉर्डिंग टू WHO हमने पढ़ा था, बट मेंटेनिंग वेल बीइंग बाय यूजिंग अ पर्सन पावर टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। क्या मतलब है, भले इसको बरकरार रखना। फुली एक्सटेंट का मतलब क्या है, हर लिहाज से आप सही हो। इसमें रिलेटेड टू फिजिकल भी है, मेंटल भी है, स्पिरिचुअल और सोशल भी है। सही है, हर लिहाज से आपको वेल करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को हम क्या कहें, हेल्थ कहें। सही है, हमने क्या कहा था कि इसमें ये सब कंपोनेंट इसमें शामिल हो, तभी इसको हम हेल्थ कह सकते हैं। हेल्थ इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट फैक्टर्स टू प्रिवेंट डिजीज़। हेल्थ को हम बरकरार रख सकते हैं बाय व्हाट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम प्रिवेंट। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर हमने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा था। व्हाट आर एनवायरमेंटल, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, प्लीज़ बता दो। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास है सोशल फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। सही, आप बताओ एनवायरमेंटल फैक्टर में आप क्या हो सकते हैं प्लीज़, और कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपने एपिडेमियोलॉजी में पढ़ा था। व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर व्हिच कैन लीड टू डिजीज़। गुड सैनिटेशन नहीं हो, गुड पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, और कंटामिनेटेड वाटर है, और इम्यूनिटी तो कमज़ोर है, वो तो हो गया। दीज आर नॉट द एनवायरमेंट, दीज आर द इंटरनल वो फैक्टर्स हैं। हाँ, पोर वेंटिलेशन हो तो व्हाट, ये हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेल्थ इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर टू प्रिवेंट डिजीज़। हम इसलिए वो कर सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर को इसलिए कंट्रोल करेंगे तभी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पॉसिबल होगी। हमने प्रिवेंशन में भी पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़े थे। कौन कौन से टाइप्स हैं, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। सही है, अगर हम कौन कौन से प्रिवेंशन है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल जी, सही है, प्रीमोर्डियल जी, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी। सही है। If we control on these type of prevention, so what will be happen? Then, if we control this, we reduce the mortality rate. We reduce the mortality and morbidity. First, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मोर्बिडिटी होती है, बीमारी। सही है, पहले बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोर्टेलिटी रेट विल बी डिक्रीज डाउन बाय व्हाट, बाय डिक्रीजिंग ऑफ मोर्बिडिटी।
जब बीमारी नहीं होगी तो मोर्टिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सही है। डिजीज एज कंसिडर एज, हम डिजीज को कैसे लेते हैं? डाइज एज। सही है। डेज एज मीन जो ज़िंदगी है जो आप गुजार रहे हो दिन, उसको एज करना है, इसको आसान बनाना है। तो इसलिए ये दो अल्फाजों से लिया गया है, डाइज एंड एज। और द एब्सेंस ऑफ कंफर्ट, हम डिजीज़ को ये नहीं कहे कि बैक्टीरिया है, हम एब्सेंस ऑफ कंफर्ट को भी डिजीज़ कह सकते हैं। हेल्थ एंड डिजीज़ आर द फोकस फॉर ऑफ नर्सेज। हेल्थ और डिजीज़ नर्सेज के क्या हैं? नर्सेज के फोकस में आ जाते हैं। सही है। हु हेल्प्स अ पर्सन थ्रू द हीलिंग प्रोसेस, और ये नर्स क्या करता है? वो थ्रू द हीलिंग प्रोसेस में इसमें मददगार सपोर्ट देता है। आप बताओ प्लीज़, हाउ यू कैन एज लाइफ ऑफ अ पेशेंट। आप पेशेंट को, हमने डिजीज़ का पढ़ा था ना, डेज एज, तो इसको कैसे आप आसान बनाते हो? किसी पेशेंट की ज़िंदगी को कैसे आसान बनाते हो? हाउ? जी, हीलिंग प्रोसेस में आप कैसे सपोर्ट करते हो पेशेंट का? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास डेंगू पॉजिटिव या डायरिया के साथ है, वोमिटिंग के साथ है, आप इसकी ज़िंदगी को कैसे एज अ नर्सिंग, कौन से नर्सिंग केयर दोगे जिसकी वजह से इसको कंफर्ट मिलेगी? इसको मैं प्रॉपर काउंसलिंग करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले। उसको वोमिटिंग है भाई, वोमिटिंग है जी, इसको हम लेंगे कि सॉफ्ट डाइट ले और फ्लूइड जितना हाइड्रेट होगा तो इसका जो जितने भी चॉइसेस है वो कम होंगे। ओके, आप बताओ। सर अगर वॉमिटिंग है तो उसको कैसे बोलेंगे कि सॉल्ट डाइट हो, तो वॉमिट कर लेगा, हाइड्रेट करेंगे। ओके गुड, इसको आईवी हाइड्रेशन का बताएंगे और एंटी एमेटिक देंगे। सही है। और ये चीज़ें देंगे तभी हम कंट्रोल कर सकेंगे। ओके, इसके अलावा प्लीज़ एनवायरनमेंट, दिस इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मेटा पैराडाइम्स। हमने ये पढ़ा था कि आपको हर थ्योरी में चार कंपोनेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज नर्सिंग, सेकंड वन इज पर्सन, थर्ड वन इज डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, फोर्थ वन इज एनवायरनमेंट। हर हमारे पास एनवायरनमेंट, नाइटिंगेल क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट क्या? पुअर और डिफिकल्ट एनवायरनमेंट लीड टू पुअर हेल्थ ऑफ डिजीज। अगर या डिफिकल्ट एनवायरनमेंट होगा, इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट की मिसाल कौन दे सकते हैं? बताओ प्लीज़। व्हाट इज डिफिकल्ट एनवायरनमेंट? पुअर या डिफिकल्ट एनवायरनमेंट की मिसाल दो, कैसे बताते हो प्लीज़? जी जी, डिफिकल्ट एनवायरनमेंट। व्हाट इज डिफिकल्ट एनवायरनमेंट? जी गुड, जी आप बताओ प्लीज़ शमून जी। ओके गुड, क्योंकि सफाई का कोई निज़ाम नहीं होता, पेशेंट का कोई आने जाने का रूटीन नहीं होती, तो प्रॉपर उसकी जो है वो लीविंग नहीं की जाती, नीचे डस्टबिन पे सारे। सही है, सही है। तो हम क्या करते हैं? ये पुअर हेल्थ और डिजीज़ को वो कर सकते हैं जब पुअर और डिफिकल्ट एनवायरनमेंट कुड बी अल्टर। आप इसको क्या कर सकते हो? पुअर या डिफिकल्ट एनवायरनमेंट को आप अल्टर कर सकते हो, आप इसको चेंज ला सकते हो, तब्दीली ला सकते हो। बाय व्हाट? तब्दीली आ गई है जो टू इम्प्रूव कंडीशंस। क्या करते हैं? इस कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ आउटकम। सही है। सो डेट द नेचुरल लॉज वुड अलाउ हीलिंग टू अकर्स, इसलिए कुदरत भी आपको इसमें मददगार साबित होगी। सही है। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मकसद ये इन्वायरमेंट को अल्टर कर सकते हैं, इसमें तब्दीली ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे आज का दिन था, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ये किसकी वजह? ड्यू टू हमारी वजह से ये है ना, ट्रैफिक कंडीशन ये बहुत ही ख़राब थी, या हमारे रोड ख़राब है, ये सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर ड्यू टू अस, हमारी वजह से हैं। अगर हम इस पे काम करेंगे तो क्या होगा? दिस कैन बी अल्टर, और जब ये अल्टर होगा तो ये क्या होगा? नेचुरल लॉज वुड अलाउ हीलिंग टू अकर, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होंगे। अभी हॉस्पिटल की मिसाल दो, हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल एज अ नर्स, हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर, हॉस्पिटल में एज अ स्वीपर, वो सही काम नहीं करेगा जो इसके काम है, जो फॉर एग्जांपल डस्टबिन को टाइमली वो एम्प्टी नहीं करेगा, पेशेंट स्टूल पास करे इसका हम टाइमली वो साफ ना करें उस डस्टबिन वगैरह को, हाँ, तो क्या होगा? दिस विल नॉट अल्टर। तो हम इसको अल्टर कर सकते हैं, टाइमली जो भी काम हो टाइमली करेंगे।
तो ये हमारे हाथों में है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द मेटा पैराडाइम्स। हमने 3-4 चीज़ें पढ़े। नर्सिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल, दूसरा है पर्सन क्या है अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल, व्हाट इज डिजीज और हेल्थ क्या है अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल, और व्हाट इज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नाइटिंगेल थ्योरी। आप लोगों ने पढ़ लिया और एक एक की तारीफ पढ़ ली। एलिमेंट्स ऑफ नाइटिंगेल इन्वायरमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स ऑफ नाइटिंगेल सर 6:30 हो गए। खुद ही को कर बोलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते हमारे पास नाइटिंगेल ने एनवायरनमेंट के कौन, हमने 4 मेटा पैराडाइम्स के 4 चीज़ें पढ़े, लेकिन इसके एनवायरनमेंट पे काम किया था। इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं? हेल्थ एंड ऑफ हाउसेज, यानी घर का भी हेल्थ होता है। इसका क्या मतलब है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हाउसेज एज बीइंग क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ प्योर एयर। अगर आपके घर में अगर प्योर एयर होगा, प्योर वाटर होगा, एफिशिएंट ड्रेनेज होगा, क्लीनेस एंड लाइट कंडीशन अच्छी होगी, क्लीनेस आउटसाइड द हाउस अफेक्टेड द इनसाइड, बाहर गंदगी होगी तो इस पे इफेक्ट होगा। दीज आर व्हाट, दीज आर द हेल्थ ऑफ द हाउस। हेल्थ ऑफ द हाउस, ये हेल्दी हाउस कहलाता है अगर ये कंडीशन। प्योर एयर, ये तो नामुमकिन है कराची में। प्योर वाटर, ये भी। एफिशिएंट ड्रेनेज, तो इन सब चीज़ों पे हमें एज अ कम्युनिटी लेवल पे काम करना है। ये नहीं है कि नामुमकिन है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जो क्या बोलते हैं, हम इस पे टीचिंग वगैरह काउंसलिंग करेंगे विद इन द कम्युनिटी। और वेंटिलेशन एंड वार्मिंग्स, वेंटिलेशन और वार्मिंग क्या है? और देख लो, नर्सेज वाज टू कीप द एयर he breathes as pure as the external air without chilling। इसका क्या मतलब है? What's mean? Nurses was to keep the air he breathes as pure as the external air without chilling। इसका जो कंसेप्ट है ये है कि मतलब जो हम एयर इनहेलेशन कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो, इसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो, क्लीन, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा सही है। नाइटिंगेल वाज वेरी कंसर्न, अब यहाँ पर इसका जवाब मिलता है, वाज वेरी कंसर्न अबाउट नोक्सियस एयर। नोक्सियस एयर का मतलब जहरीली आबो हवा, सही है। एलर्जिक टाइप डस्टी पोल्यूशन के बारे में वो बहुत ही इस पे क्या थे, इस पे इसने ज़्यादा काम किया था। और एफ्लोविया और फोकल ऑर्डर्स, इसका मतलब क्या है? फ्यूल ऑर्डर्स का मतलब है गंदगी वगैरह, गंदा स्मेल वगैरह, इसके बारे में वो बहुत ही क्या थी, कंसर्न थी कि इसके बारे में इसने काम करना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। वी हैव टू चेंज दिस, और डेट केम फ्रॉम एक्सक्रीमेंट। नाइटिंगेल स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर आप लोगों को मैंने यही बताया कि वो रूम टेम्परेचर पे काम इसने बहुत ज़्यादा काम किया था कि अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो गए तो फिर क्या होगा? रूम टेम्परेचर कम होगी, इसका मतलब ये नहीं कमरे वाले टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इज़ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर को हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। आजकल रूम टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो हमें इस पर ज़्यादा काम किया। इसमें मैंने एसी का कंसेप्ट का मैंने बता दिया, हॉस्पिटल में आईसीयू में ये टेम्परेचर होता है, आपके वार्ड एरिया में कौन सा टेम्परेचर होता है, ये सारा कंसेप्ट जो है दिस रिलेट टू व्हाट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विच वाज टेकन फ्रॉम नाइटिंगेल थ्योरी एंड नाइटिंगेल फाइंडिंग से इसको पता चला। अगर इसको ये पता नहीं था तो क्या होता? अगर इसे कंसेप्ट ये आइडियाज़ नहीं देते तो क्या होता? आज ये इम्प्रूवमेंट नहीं होती। पेशेंट शुड नॉट बी टू वार्म और टू कोल्ड। पेशेंट को ना ज़्यादा सर्द रखो ना ज़्यादा गर्म रखो, दोनों कंडीशन क्या हो सकते हैं? खराबी ला सकते हैं पेशेंट के आउटकम में, सही है। लाइट क्या है? शी व्यूड द डायरेक्ट सनलाइट वाज व्हाट पेशेंट वांटेड। ये बोले कि पेशेंट के डिमांड पे हमें काम करना है। बाद औक़ात हमें ये होता है कि बाद लोगों के विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है, हम लाइट पे की तरफ लेके जाते हैं। ये बोले कि व्हाट पेशेंट वांटेड, जो पेशेंट चाहता है, जिसमें पेशेंट जो कंफर्टेबल हो वो आपको प्रोवाइड करना है, वही लाइटिंग। आल्ट आउट एक्नोलेजिंग अ लेक ऑफ साइंटिफिक rational for it, she noted that light has quite real and tangible effect upon the human body। ये बोले कि इसका tangible effect यानी ख़तरनाक इफेक्ट हो सकता है डायरेक्ट लाइट पे। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं, पेशेंट को कहाँ रखते हैं? सनलाइट पे रखते हैं। हाँ, इसके अलावा हम लाइटिंग कंडीशन जो है आपने देखे होंगे कि ये वाली डायरेक्टली लाइट नहीं होती है, कवरिंग होती है। तो ये कंसेप्ट क्या होता है? क्योंकि अगर डायरेक्टली लाइट ये डायरेक्टली लाइट बोलोगे तो दिस व्हाट आपकी नज़र जो है कमज़ोर कर सकते हैं, जो आप लोगों के पास बैठे भी हैं नज़र कमज़ोर के साथ। तो ये क्या है? दीज आर द इफेक्ट ऑफ द लाइट्स। नॉइज, व्हाट इज नॉइज? सही है।